और अब से कुछ ही देर बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की प्रेस ब्रीफिंग होगी, ऑपरेशन सिंदूर पर प्रेस ब्रीफिंग होगी। अब तक जो कार्रवाई की गई है उसकी जानकारी दी जाएगी। अब से कुछ ही देर बाद प्रेस ब्रीफिंग ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रेस ब्रीफिंग होगी। थोड़ी देर में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की प्रेस ब्रीफिंग होने जा रही है और पूरी की पूरी जानकारी दी जाएगी। फिर से कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह नजर आने वाली हैं, जो आपको पूरे एक्शन की तैयारी की जो पूरी जानकारी वो देती हुई नजर आएंगी। तो बस कुछ ही देर का इंतजार है, थोड़ी ही देर में एमईए की प्रेस ब्रीफिंग होगी। और देखिए, लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो भी अपडेट्स मिल रहे हैं वो अपडेट्स दिए जा रहे हैं। अब तक की कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी। तो अब से कुछ ही देर में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की प्रेस ब्रीफिंग होगी। कर्नल सोफिया कुरैशी नजर आएंगी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी मौजूद रहने वाली हैं। तो देखिए, एक तरफ सेना ने वो वीडियो जारी कर दिए हैं जिसमें ड्रोन्स को मार गिराया और जानकारी दी है कि 500 से ज्यादा ड्रोन्स का हमला हुआ था। जैसलमेर पोखरण में पाकिस्तान का हमला विफल हुआ। ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है और अब से कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें जानकारी दी जाएगी अब तक के एक्शन की। कर्नल सोफिया, विंग कमांडर व्योमिका और विदेश सचिव विक्रम मिस्री आपको नजर आएंगे पूरी जानकारी देते हुए। थोड़ी ही देर का बस इंतजार है और जो भारत ने पूरा कल जो पूरा भारत का एक्शन रहा उसके बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। और मेरे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गए हैं। अदिति, जल्दी से आपके पास आते हुए, आज फिर से प्रेस ब्रीफिंग होने जा रही है और जानकारी है कि 500 से ज्यादा ड्रोन दागे गए थे भारत की ओर। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो जो लगातार हम कल रात 8:30 बजे से लेकर अब तक जो चर्चा कर रहे हैं उस पर जो फाइनल मोहर है वो अभी इस प्रेस ब्रीफिंग में लगेगी। और प्रेस ब्रीफिंग में ही पता चलेगा कि किस तरीके से सबसे पहले 8:30 बजे पाकिस्तान ने कहाँ का हमला किया। हम जिक्र कर रहे हैं कि कैसे राजस्थान की तरफ से गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर वहाँ पे हमला किया, फिर भारत ने कैसे रिटेलिएट किया, और ये तमाम तरीके की माइन्यूट डिटेल्स इस प्रेस ब्रीफिंग में बताई जाएंगी। और इसीलिए पूरे देश को तो संबोधित किया ही जाएगा, साथ में इंटरनेशनली भी संबोधित किया जाएगा कि एक बार फिर भारत ने एस्केलेट नहीं किया था, एक बार फिर पाकिस्तान ने उकसाया था, एक बार फिर 22 तारीख को जिस तरीके से घटना हुई उसके जवाब में भारत ने केवल आतंकी ठिकानों को टारगेट किया। उसके बाद पाकिस्तान ने फिर गलती करी और पाकिस्तान ने जो रिहायशी इलाके हैं, खासतौर पे जो पुंछ का जिक्र करेंगे वहां पर आपके पास वापस लौटती हूँ। तो देखिए, आज पूरी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि किस तरह से पूरा एक्शन एग्जीक्यूट किया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका नजर आएंगी। और देखिए, आतंकियों को पाकिस्तान किस तरीके से अपनी गोद में बिठाकर बैठा, इसका जिक्र कल किया गया था और बताया था कि जो आतंकिस्तान है, जो पाकिस्तान है, वो झूठा है, फरेबी है, झूठ बोलने की उसकी फितरत है। और आज पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी जाएगी क्योंकि कल हमला हुआ, कितने ड्रोन आए, कितनी मिसाइल्स मार गिराए, और क्योंकि खबर ये भी कि हमने उनके फाइटर जेट्स को भी मार गिराया। तो ऐसे में वो पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन अब से कुछ ही देर बाद मिलने वाली है। थोड़ी देर में एमईए की प्रेस ब्रीफिंग होगी, लेकिन इस बीच आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश मंत्रालय की थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह मौजूद रहने वाली हैं। भारत तनाव के बीच विदेश मंत्रालय की लगातार तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इससे पहले 7 और 8 मई को सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी गई थी। आपने कल तस्वीर देखी थी S-400 के एक्शन की, आदिति। बिल्कुल, तो आज ये तमाम चीज़ें पता लगेगी। अब देखिए, इसकी एक और महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कल कैसे अमेरिका, सऊदी इस पूरे घटनाक्रम में कूदे, सऊदी आज पाकिस्तान से बात भी की, अमेरिका ने फ़ोन पे बात करी। ऐसी स्थिति में पहली बात तो आज सेना के जो अधिकारी होंगे वो किस तरह के एक्शन के बारे में जानकारी देते हैं, दूसरा फिर विदेश सचिव जानकारी देंगे। अब इसके इतर एक बात है, एक बार फिर 3 बातें बहुत ज़रूरी हैं। पहला कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, कल हमने देखा। दूसरा कि भारत तनाव नहीं चाहता पड़ोसी देश के साथ, लेकिन अगर उनकी तरफ से किसी भी तरीके का हमला होता है तो जवाबी कार्रवाई होगी। तीसरी बड़ी बात है कि भारत ये बता चुका है कि ना सिविल हम कहीं भी अटैक नहीं कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान मजबूर कर रहा है। अब पाकिस्तान को ये तय करना है, पाकिस्तान के कोर्ट में बॉल है, पाकिस्तान को तय करना है कि उसको आतंकवाद चाहिए या अमन चाहिए। पाकिस्तान जो अभी नजर आ रही है तस्वीरें, जिसमें एक जनाजे में एक आतंकी पहुंचता है, जिस पर पूरा विश्व के ऊपर उसका तमका लगा है आतंकी का, वहां पर आर्मी के लोग भी पहुंचते हैं और इसके साथ साथ पीएम प्रधानमंत्री पाकिस्तान के पहुंचते हैं। तो ऐसे में अब ये पाकिस्तान को तय करना है कि उसको आतंकवाद चाहिए या अमन चाहिए, क्योंकि आज की प्रेस ब्रीफिंग में भी
यही बताया जाएगा कि भारत केवल और केवल जब अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ स्थिति पैदा होगी तनाव वाली, तो भारत जवाबी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। और ये कल बार बार, चाहे फिर रक्षा मंत्री की बात कर ले, विदेश मंत्री की बात कर ले, विदेश सचिव की बात कर ले, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर ले, सभी का एकमात्र स्टेटमेंट है कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते। देखिए, किसी भी युद्ध में 8 लेयर्स ऑफ एस्केलेशन होते हैं। कुछ ही देर में बस कुछ ही देर का, यानी कुछ क्षणों का इंतजार है और प्रेस ब्रीफिंग शुरू होने वाली है। सेना के ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी अब से कुछ ही देर में, कल क्या कुछ एक्शन हुआ उस एक्शन के बारे में ब्रीफिंग, बस कुछ ही क्षणों का इंतजार है, क्योंकि दोनों महिला ऑफिसर्स भी नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ विक्रम मिश्र भी वहां पर नजर आ रहे हैं। तो पूरे ऑपरेशन की जानकारी दोनों महिला ऑफिसर्स अब देती हुई नजर आएंगे। Good evening, ladies and gentlemen. I welcome you to this press briefing by Foreign Secretary Shri Vikram Mishri on the ongoing developments around Operation Sindoor. We are also joined by Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh. With that, I hand over the floor to Foreign Secretary. Sir, over to you. थैंक यू रणदीप। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आप सबका स्वागत है। और मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा कर्नल सोफिया कुरैशी से कि वो आपको आज तड़के सवेरे से हुई घटनाओं से अवगत कराएं। कर्नल कुरैशी। थैंक यू सर। नमस्कार। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे
मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। हाईलाइट किया गया है विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस 320, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। धन्यवाद। जय हिंद। Good afternoon to you all. On the intervening night of 8th 9th May 2025, Pakistan military carried out multiple violations of Indian airspace along the entire western border with an intent to target military infrastructure. Pakistan military also resorted to firing of heavy caliber weapons along the line of control. Along the international border and line of control, drone intrusions were attempted from Leh to Sar Creek at 36 locations with approximately 300 to 400 drones. Indian Armed Forces brought down a number of these drones using kinetic and non-kinetic means. The possible purpose of these large-scale aerial intrusions were to test the AD systems and gather intelligence. Forensic examination of the drone debris is being undertaken. Preliminary reports suggest them to be of Aziz Guard Songa drone of Turkey. Later in the night, an armed UAV of Pakistan attempted to target Bhatinda military station, which was detected and neutralized. In response to the Pakistani attack, armed drones were launched at 4 air defense sites in Pakistan. One of the drones was able to destroy an AD radar. Pakistan also carried out artillery shelling across the line of control using heavy caliber artillery guns and armed drones at Tangdhar, Uri, Poonch, Mendhar, Rajouri, Akhnur and Udhampur in Jammu and Kashmir area, which resulted in some losses and injuries to Indian Army personnel. Pakistan Army also suffered major losses in Indian retaliatory fire. Additionally, Pakistan's irresponsible behavior again came to fore. Pakistan did not close its civil airspace despite it launching a failed unprovoked drone and missile attack on 7th May at 8:30 hours in the evening. Pakistan is using civil airliners as a shield, knowing fully well that its attack on India would elicit a swift air defense response. This is not safe for the unsuspecting civil airliners, including the international flights, which were flying near IB between India and Pakistan. The screenshot we just showed and we shall share with you, it shows the data of the application Flight Radar 24 during a high air defense alert situation in the Punjab sector. As you have seen, the airspace on the Indian side is absolutely devoid of civil air traffic due to our declared closure. However, there are civil airlines flying the air route between Karachi and Lahore. Amongst the other civil aircraft that you can see, we have highlighted an aircraft which is Airbus 320 of Flynas Aviation, which was originated from Dammam at 1750 hours and landed later at Lahore at 2110 hours in the night. Indian Air Force demonstrated considerable restraint in its response, thus ensuring safety of international civil carriers. Thank you, Colonel Qureshi, Wing Commander Singh. I have just a few points to share in addition. कल रात की पाकिस्तानी सेना की कायरतापूर्ण गतिविधियों से आपको कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर सिंह ने पहले ही अवगत करा दिया गया है. These provocative and escalatory actions that were taken by Pakistan last night
were targeted at Indian cities and civilian infrastructure, in addition to some military targets. The Indian Armed Forces responded proportionately, adequately and responsibly. ये जो हमले हुए कल रात को भारतीय सैन्य इकाइयों ने पर्याप्त रूप से और एक जिम्मेदाराना रुख अपनाते हुए इन हरकतों का उत्तर दिया. What I want to underline is that the official and blatantly farcical denial of these attacks that Pakistan carried out by the Pakistani state machinery is yet another example of their duplicity and the new depths that they are plumbing in their quest for disinformation. The other point in the same vein is Pakistani claims that they did not target or attack any religious places. You would recall that yesterday I shared with you an incident related to the attack on a Gurdwara in Poonch. Instead of owning up to these attacks, Pakistan made the preposterous and outrageous claim that it was the Indian Armed Forces and the Indian Air Force that was targeting cities like Amritsar and trying to put the blame on Pakistan. This is nothing but a desperate attempt by Pakistan to disown its acts of aggression, but it is also true to type in its effort to deceive and mislead the world. It will not succeed. The Gurdwara in Poonch in particular was attacked by Pakistan, and some local members of the Sikh community, including a Ragi of the Gurdwara, lost their lives in this incident, as I shared yesterday. TV पर आप इस हमले के चित्र देख सकते हैं. In addition, that we would attack our own cities is the kind of deranged fantasy that only the Pakistani state can come up with. Perhaps they do it because they are well versed in such action, as their history would show. The last point I wanted to make this evening is again this disinformation that is coming from Pakistan about India targeting the Nankana Sahib Gurdwara through a drone attack. This is again yet another blatant lie and part of Pakistan's disinformation campaign. As we saw in the Pahalgam attack, Pakistan is again trying desperately to impart a communal hue to the situation with an intention to create discord. Again, we are not surprised. India's steadfast unity in itself is a challenge to Pakistan. Let me stop there. I have time only for a few questions and be happy to try and answer them. First, I call Siddhant. Siddhant, please. Hi, sir. I'm Siddhant from Beyond. So this way. Siddhant, behind, please. The other Siddhant. Yes. Hi, sir. I'm Siddhant from CNN News 18. Sir, I only want to know from you the status of Kartarpur corridor. Is it open or not? You can. I think you're all aware of the situation along the entire India-Pakistan border and the areas around the line of control. In view of the existing security scenario, the services of the Kartarpur Sahib corridor have been suspended till further directions. We'll update you as and when there is a change in the situation. You have a question here, Rishabh? So, good evening, Rishabh from Times Now. So, you spoke about religious places being hit in Jammu. There's another religious place which is Carmelite Nun church that has been hit. What do you have to say about it? If you can explain it. Yeah, actually, we do have some information about this extremely regrettable and condemnable incident. During heavy shelling across the line of control in the early morning of 7th May, a shell fired from Pakistan landed just behind the Christ School
run by the Carmelites of Mary Immaculate congregation in Puj. Tragically, the shell fired from Pakistan hit the home of 2 students of the Christ School. Both students unfortunately lost their lives and their parents were severely injured. Another Pakistani shell struck a Christian convent of nuns belonging to the congregation of the Mother of Carmel, damaging water tanks and destroying solar panel infrastructure. Several priests, nuns, school staff, and local residents took refuge in an underground hall beneath the Christ School during the shelling by Pakistan. The school happened to be closed at the time, fortunately. Otherwise, more losses would have occurred. Again, we have seen the Pakistani side targeting and shelling places of worship with a particular design. This includes gurdwaras, these convents and temples. This is a new low even for Pakistan. सर प्रणय उपाध्याय अमर जहाज से। सर कल आपने इसी पोडियम से पाकिस्तान के IMF बेलआउट को लेकर और इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो टिप्पणी की थी उसकी पाकिस्तान में काफी तीखी प्रतिक्रिया भी आई और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से किस तरीके से लेह से लेकर भुज तक पूरी बॉर्डर के ऊपर जो इन्वेजन था वो किया गया। मौजूदा सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान के बेलआउट पैकेज को लेकर और पाकिस्तान के अटेम्प्ट्स को लेकर आपका क्या असेसमेंट है, और दूसरा ये भी जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो अटेम्प्ट किया गया था उसका भारत ने अभी तक उस तरीके का कोई जवाब नहीं दिया गया है, तो क्या भारत इसका जवाब देगा जो कार्रवाई हुई है बीते 24 घंटों में? देखिए प्रणय, जहाँ तक इंडस वाटर्स ट्रीटी का सवाल है, मैंने कल विस्तार से उसके बारे में इसकी चर्चा की है. इंडस वाटर्स ट्रीटी इज़ इन अबेयंस and as such I have nothing further to add to the decision that was announced by the Cabinet Committee on Security. जहाँ तक IMF bailout का सवाल है, आपको ज्ञान होगा कि IMF की आज मीटिंग हो रही है. हम वहाँ पे अपना पक्ष रखेंगे और जो हमारा मत है इन चीज़ों को लेके वहाँ पे साझा करेंगे दूसरे मेंबर्स के साथ. ये बोर्ड पे निर्भर है कि वहाँ पे क्या निर्णय होता है. और जहाँ तक जो कार्रवाई हुई है उसका जवाब देने का जो आपने जो प्रश्न उठाया है, जो आज ब्रीफिंग हुई है, जो आपको सूचना मिली है, मैंने भी कहा है कि जो आज सवेरे तड़के सवेरे जो गतिविधियाँ हुई, भारत ने उनका एक जिम्मेदाराना पूर्ण तरीके से और एक पर्याप्त तरीके से उसका जवाब दे दिया है. Hi sir, Siddhant from Beyond. Sir, the External Affairs Minister has spoken to many of his counterparts around the world. Yesterday he spoke to the US Secretary of State Marco Rubio. So what were the key areas of conversations during that call? Yes, the minister had a conversation with the US Secretary of State. As you can imagine, the focus of discussions was the terrorist attack in Pahalgam and the response that India mounted after that on the 7th of May. The Secretary of State shared his thoughts on these developments with the minister. The minister deeply appreciated the US's commitment to work with India in the fight against terrorism, and he also underlined the targeted measures that India had taken in connection with Ops Sindoor. The minister also underlined that India would firmly counter any attempts at escalation from there. But in follow-up to that, as you are aware, there have been a number of other conversations. The minister had a conversation with the UK Foreign Secretary, David Lammy, today. There too, the discussion centered around countering terrorism, for which there must be zero tolerance. And I understand just a short while ago, the External Affairs Minister has also spoken to the Foreign Minister of Norway, Espen Barth Eide, which was also focused on recent developments stemming from the terrorist act in Pahalgam. One last question, Sudhi.
So, Foreign Secretary, thank you for doing this. Shuri Ranjan from Bloomberg. Foreign Secretary, India had struck Bahawalpur the other day, which is also connected with the murder of one of us journalists, Daniel Pearl. If you could give us an understanding of what exactly are the reports that you're getting. You're right. Bahawalpur is the headquarters of the Jaish-e-Mohammed terrorist group that is proscribed by the United Nations. Its leader, Maulana Masood Azhar, is a proscribed individual. It is, you brought up the connection with the tragic death or killing of Daniel Pearl of the Wall Street Journal. The Jaish-e-Mohammed was in some way directly or indirectly responsible for the death of Daniel Pearl. But the real connection is through Ahmed Omar Saeed Sheikh, the British Pakistani jihadi who was held in India but was finally released in 2000, and he was the person who lured Daniel Pearl to his eventually leading to his murder. So these are all obviously connected figures, connected individuals, connected institutions, and the attack on Bahawalpur, on that facility of the Jaish-e-Mohammed in Bahawalpur is, I would imagine, a fitting part of this unfortunate incident. Thank you all. Thank you, sir. With that, we come to the closure of this press briefing. Thank you very much.